हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट की 4 डायरेक्ट टैक्स की वीडियो में हमने बेसिकली डिफरेंट कंसेप्ट्स देखे थे। लास्ट में हमने मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट देखा था। अब हम आगे शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको एफ आर एस एफ एम एस एम सी पी लो ऑडिट और बेसिकली सी ए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डाल रखी है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और हमने पूरा जो मटेरियल आपने स्टडी मटेरियल से कवर किया है, तो आपके लिए बेटर रहेगा वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आता है स्पेशल टैक्स रेट क्या होते हैं। इंडियन टैक्स में बेसिकली दो तरह की टैक्स रेट दी होती है, तो नॉर्मल एक स्पेशल। तो स्पेशल में क्या है, एक तो कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है। कंपलसरी में क्या क्या आएगी? कंपलसरी में पहले है सेक्शन 111A एस टी सी जी ऑन द सर्टेन एसेट्स। बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना कुछ एसेट्स के ऊपर। फ्लैट रेट क्या होती है इसमें? 15% होती है। 15% की रेट से हम लोग क्या डाल रहे हैं? इंटरेस्ट रेट डालते हैं। उसके बाद सेक्शन 112 में क्या है, जो आपके सेक्शन 112 में है ये है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 50% की रेट से है हमारा एस टी सी जी। अब सेक्शन 112 में क्या है, एल टी सी जी लग रहा है इस पर सर्टेन एसेट्स पे। और बेसिकली अप टू 11C एक्सेंट एक्सेस टैक्सेबल है 10%। बेसिकली अप टू 11C एग्जाम्प होता है, और जो एक्सेस होता है टैक्सेबल होता है 10% के हिसाब से। अब आ रहा है हमारा सेक्शन 112 में क्या लगता है? एल से लगता है दूसरे एसेट्स के ऊपर, और ये बेसिकली 20% तक की इसकी रेट होती है। अब 115 बी भी लॉटरी और विनिंग पे लगता है, इसकी 30% की रेट होती है। अब नेक्स्ट हमारा 115 BBE इंडियन ब्लैक मनी पर लगता है इसकी रेट होती है 78%। 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4+ सेस। तो ये क्या होगी? 78% हमारी रेट होती है, इंडियन ब्लैक मनी पर लगता है। अगर फ़ॉरन वाली होती है, फ़ॉरन वाली को इंडिया में ट्रेड नहीं करते, वो बेसिकली अलग चीज़ है। तो इसलिए इंडियन ब्लैक मनी पर लगता है 78% फ्लैट रेट। अब इसमें ये तो बेसिकली आपकी कंपलसरी होगी। अब ऑप्शनल क्या क्या है? ऑप्शनल है पहले हमारा 115BAA इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की इनकम पे इनकम टैक्स लग रहा है। 115BAB इनकम ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है नई, उस पर लग रहा है। BAC इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड HUF, जो आपके इंडिविजुअल HUF है उस पर लग रहा है। एंड BAD इनकम ऑफ द रेजिडेंट एंड कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, जो कि कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ है रेजिडेंट है, उस पर टैक्स लगता है वो चीज़। सो ऑप्शन स्पेसिफिक क्या होंगे आपके? 115BA इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में कितना लगेगा? अगर आपकी कोई डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है, इंडियन कंपनी, 22% टैक्स, 10% का सरचार्ज, 4% का सेस। सो आपकी आ गई 25.168। वन टैक्स रेट है, तो ये बेसिकली आपको देना पड़ेगा। अब 115BAP इनकम ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, नई मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, उस पर कितना लगता है? अगर आपकी कंपनी सेटअप की गई है 1/10/19 के बाद, एंड नोट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, और बेसिकली आपकी कंपनी नहीं बनाई गई, बिजनेस को स्प्लिट करके या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जिसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके, तो उस केस में क्या होगी? उस केस में टैक्स रेट होगी 15% और सरचार्ज होगा 10%, सेस लगेगा 4%। तो आपकी टैक्स रेट आएगी 17% के हिसाब से। 17% की क्या आपकी टैक्स रेट है उस केस में। अब सेक्शन 115BAB, अगर आपकी रेजिडेंट कॉर्पोरेट सोसाइटी है तो उस केस में क्या होगा? तो आपकी टैक्स रेट लगेगी 22% के हिसाब से, और सरचार्ज होगा 10%, सेस होगा 4%। तो ये है आपका 25%। फॉलोइंग बेनिफिट और डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। ये बेसिकली बेनिफिट और डिडक्शन इन केसेस में अवेलेबल नहीं होंगे ऑप्शनल केस में। सेज वाला बेनिफिट 10A में, बेसिकली कोई कंपनी आपकी सेज में आती है या कुछ भी आती हो, तो इस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%, बेसिकली जो आपका डेप्रिसिएशन लगता था किसी भी एसेट पर एडिशनल, वो नहीं लगेगा। सेक्शन 33AB एंड द 33ABA टी को फिर डिडक्शन वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, अगर हमें साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो वो भी यहाँ पे नहीं रखेगा।
उसके अलावा 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस है, हॉस्पिटल एक्सेट्रा का, उस पर कोई आपका सेक्शन नहीं लगेगा। 35 CCC एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है कोई, उस पर आपका डिडक्शन नहीं लगेगी। 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कोई, वो भी आपकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड चैप्टर 6A हेडिंग सी ऑफ द डिडक्शन एक्सपेक्ट द 80 GGE। बेसिकली 6A की जितनी डिडक्शन है वो भी इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि आप इस रेट से टैक्स पे करोगे तो उसको आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते उसके लिए, तो ये चीज़ होती है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 115 BAC क्या बोलते हैं। सेक्शन 115 BAC क्या बोलते हैं? जो टैक्स ऑन एनी इंडिविजुअल एंड HUF, टैक्स लग रहा है किसी इंडिविजुअल पे या HUF पे, इसमें सभी का हो रहा है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सबके लिए एक ही स्लैब लगती है इंडिविजुअल और HUF में। सो ऑप्शन स्लैब है ये। अगर आपकी टोटल इनकम किसी भी एज का इंडिविजुअल हो सब पे यही रेट लगेगा। एक टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख तक है तो नील, 2.5 से 5 है 5%, 5 से 7.5 है 10, 7.5 से 10 है 15, 10 से 12.5 है 20, 12 से 15 है 25, और अबो 15 लाख है, अबो 15 लाख है तो उस केस में क्या है, उस केस में आपकी 30%। सो इसमें बेसिकली कौन से बेनिफिट और डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। तो आपका सेज वाला बिल्कुल नहीं लगता बेनिफिट, सैलरी अलाउंसेज एग्जेम्पशंस वगैरह कुछ नहीं मिलता इसमें। सैलरी की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये कुछ नहीं मिलेगा आपको। इंटरेस्ट डिडक्शन होगी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड या हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन का पे किया जा रहा है वो भी नहीं आएगा। सेक्शन 33AB और ABA वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च है, वो भी कोई आपकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस है वो भी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उसमें भी नहीं डाला जाएगा। अब राउंडिंग ऑफ का क्या प्रोविज़न होता है? राउंडिंग ऑफ में बेसिकली टोटल इनकम और जो आपका टैक्स पेबल जितना भी है, या तो आपकी टोटल इनकम होगी या आपका टैक्स पेबल हो गया, उसको राउंडेड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट टू 10, मतलब अप टू 10 उसको राउंडेड ऑफ किया जाएगा नियर टू 10, 10 के आसपास। लाइक आपकी टोटल इनकम आ रही है 10,80,514 रुपये, तो इसको राउंडिंग ऑफ क्या कर सकते हो आप, 10,80,510, तो इसको कितना कर देंगे 510 पे राउंडिंग ऑफ। अगर ये क्या है 10, 80, 515 आ गया तो 5 आ गया तो ये 20 पे हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका टैक्स आ रहा है 7186 रुपये, तो 7190 कर दोगे इसको, तो राउंडिंग ऑफ किस पे होता है 10 पे। कैपिटल रिसिप्ट वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं बिजनेस में? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है और रिकरिंग इन नेचर है, बार बार हो रही है, तो वो कहे हुए टैक्सेबल होगी। लाइक ऑर्डिनरी कोर्स से आ रही है, रोज का डे टू डे का काम है और रिकरिंग है, मतलब बार बार चीज़ें हो रही है तो टैक्सेबल होगी। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल गेन है आपका, टैक्सेबल होगा। और अदर्स के केस में जनरली नॉट टैक्सेबल, दूसरे केसेस में आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लाइक आपका जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल गेन है, टैक्सेबल होगा, और अदर्स के केसेस में दूसरे में टैक्सेबल नहीं होगा। कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल गेन तो एक होगा, अदर्स क्या होते हैं इसमें? लाइक अदर्स में कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर द फेलियर टू सप्लाई द मशीन्स विद इन द टाइम। लाइक कंपनसेशन आपके एक सप्लायर ने दिया क्योंकि मशीन नहीं बेच पाया था, लाइक कंपनसेशन मिला क्योंकि मशीन टाइम पे नहीं दे पाया था, क्योंकि मशीन नहीं आई, तो उसके केस में कंपनसेशन मिला तो उसको आप बोल सकते हो कैपिटल रिसिप्ट। अदर्स के केस में एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ द इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है? इनकम ट्रांसफर बाय एसएससी ऑन द ओन विल विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। बेसिकली इनकम ट्रांसफर की एसएससी ने अपनी मर्जी से, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी उस पर, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, एसएससी के हैंड्स में वो चीज़ टैक्सेबल होगी। एग्जाम्पल के लिए क्या आप बोल सकते हैं कि लाइक परवेज एक बंदा था, उसने क्या किया, मंदिर में प्रार्थना की कि अगर वैसे ये बन गया तो अपनी पहली सैलरी मंदिर में डोनेट कर दूंगा। तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ द इनकम अपनी मर्जी से दी है उसने, विदाउट कोई एप्लीकेशन के।
उसने एम्प्लॉयर को बोला कि मेरे को 11 महीने की सैलरी देना, 1 महीने की इनकम मेरे को डोनेट करनी है। तो वो चीज़ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मनी उसने अपनी मर्जी से की है। सो इस केस में जो सैलरी है 12 महीने की मानी जाएगी, बिकॉज उसने अपनी विश से डोनेट किया है उसको। डाइवर्जन ऑफ द इनकम क्या है, इनकम ट्रांसफर बाय द एसएससी अंडर द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द डीड ऑफ। बेसिकली उसने इनकम ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफ़र अंडर लो। बेसिकली किसी लो या किसी डीड के अकॉर्डिंग उसे ट्रांसफ़र की है, उसकी खुद की ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब किसी डीड या डीड की वजह से उसने ट्रांसफ़र की है। लाइक फर्म थी ए बी सी, 3 पार्टनर थे ए बी सी। एज पर द डीड सी की डेथ होगी एंड 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी पेड टू द सीज वाइफ। लाइक ए बी सी थे और इसमें से सी की डेथ होगी तो प्रॉफिट सी की वाइफ को चला गया 20%। तो इस केस में जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, जो डेथ ऑफ द सी है 2021 कह रहा था, और जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए जो सी की वाइफ को दिया है, तो वो क्या है, वो है हमारा डाइवर्जन ऑफ द इनकम। क्योंकि एज पर द लॉ ट्रांसफ़र किया है, सो इसलिए क्या है आपका डाइवर्जन का है। इस केस में फर्म की नेट इनकम 8 लाख रुपए है, क्योंकि 2 लाख इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 7, section 45, charging asset. If there is a capital assets and the transfer of the such capital asset during the previous year, then any gain arising from the such transaction is capital gain. जो कैपिटल गेन देख रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल गेन का क्या बोलता है कि सबसे पहले हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या आएगा, किस चीज़ में हम देखेंगे कि ये कैपिटल गेन है। लाइक कब मानेंगे हम इसको कैपिटल गेन। सो इफ देयर इज अ कैपिटल एसेट, अगर कोई कैपिटल एसेट हो एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ट्रांसफ़र किया गया हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर आपका 19-20 में ट्रांसफ़र किया गया है। इफ़ एनी गेन ड्यूरिंग द फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई गेन अराइज हुआ उस ट्रांजेक्शन से, सो क्या आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल एसेट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी। बेसिकली कैपिटल एसेट क्या है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की हेल्ड बाय एसएससी, वेदर द बिजनेस और प्रोफेशन और पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है एसएससी के पास है बिजनेस पर्पज़ के लिए या पर्सनल कैपेसिटी के लिए, तो वो क्या है, कैपिटल है। आपके मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है। तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर द बिजनेस और प्रोफेशन प्रॉपर्टी और द पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन एक्सक्लूड करता है ये, किस चीज़ को एक्सक्लूड करता है ये, यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है, कैपिटल गेन नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं है। नई पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, मोबाइल टीवी घड़ी, आपकी क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। गोल्ड और बॉन्ड्स है, वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या क्या एक्सेप्ट है, ज्वेलरी हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्ट वर्क, ये चीज़ें बेसिकली पर्सनल मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। इनको एक्सक्लूड किया है बिकॉज इन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। लाइक ज्वेलरी है, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी आर्ट वर्क, सो इनको एक्सक्लूड किया है बिकॉज इन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। ज्वेलरी, पेंटिंग, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। अब इम्पोर्टेंट नोट क्या है इसमें, any security held by the foreign institution investors is always capital assets। कोई भी सिक्योरिटी जो बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हेल्ड कर रहा है अपने पास, उसके पास रखी हुई है, तो आप उसको बोल सकते हो कि कैपिटल एसेट है। अगर इनका काम सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने का भी है, तब भी इसे कैपिटल एसेट मानेंगे।
अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास कोई सिक्योरिटी बड़ी है तो तब वो कैपिटल एसेट है, चाहे उसका काम खरीदने बेचने का ही क्यों ना हो। बिकॉज कैपिटल एसेट पर टैक्स कम होता है और इस कारण ये इंडिया में इन्वेस्ट करते रहेंगे। जो कैपिटल एसेट्स होते हैं उन पे काफ़ी टैक्स कम होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आते रहे इसलिए उस चीज़ को हम कैपिटल एसेट मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन द एरिया हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10K। आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया में पड़ी हुई है जिसमें पॉपुलेशन आपकी 10,000 से कम है, तो वह रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगी। 10,000 से कम वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए और वहाँ पे लैंड होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड मोर देन आउटसाइड फ्रॉम द एरिया हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ द 10K अप टू द 1 लाख। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो ये है आपका एरिया ऑफ द पॉपुलेशन 50K, और ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ये बेसिकली अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है सिचुएशन मोर देन 2 किलोमीटर, ये पूरा एरिया था इससे 2 किलोमीटर ज़्यादा है ये, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 10,000 से 1 लाख के बीच में, 50,000 है, तो ये क्या है, अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा में तो अर्बन मानेंगे उसको। अगर ये एरिया 10 से 1 लाख के बीच में और 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो बेसिकली रूरल, अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो अर्बन। इसी तरह अगर आपकी 6 किलोमीटर और किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, अगर किसी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, तो बेसिकली अगर आपका एरिया यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड विद इन द 6 किलोमीटर है, अगर बेसिकली तो अर्बन लैंड है। अगर आपकी 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, मोर देन 6 किलोमीटर, तब आपकी क्या मानी जाएगी, रूरल है। अब एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड 8 किलोमीटर से ज़्यादा और 10 किलोमीटर पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब भी आपकी रूरल मानी जाएगी। तो टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, पहले आती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, फिर आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए होनी चाहिए, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी कैपिटल एसेट्स हैं। अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है जो आपकी हेल्ड फॉर अप टू 2 ईयर्स, 2 साल के लिए है, और हेल्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स। वैसे अनलिस्टेड शेयर, लैंड एंड बिल्डिंग अगर अप टू 2 ईयर है तो शॉर्ट टर्म, 2 से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म। अदर कैपिटल एसेट अगर हेल्ड फॉर अप टू 3 ईयर, अगर 3 साल तक है आपकी तो शॉर्ट टर्म, और मोर देन 3 ईयर है तो लॉन्ग टर्म। ट्रांसफ़र, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट, दिल्ली का घर है मुंबई के घर से एक्सचेंज कर लिया तो क्या है, ट्रांसफ़र। पोजेशन ऑफ द इनमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन दिल्ली का घर बॉम्बे से घर से एक्सचेंज किया, ट्रांसफ़र। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक इन द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट है 10 जनवरी 21 को हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ 30/3/21 को, ट्रांसफ़र हुआ, अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई थी इसकी, तो पोजेशन कब्जा ले लिया, कब्जे वाली डेट को ट्रांसफ़र डेट मान ली जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई लेकिन कब्जा ले लिया तो उस चीज़ को ट्रांसफ़र डेट मान लेंगे। कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय एंड अमाउंट अदर एसेट रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होगी और अमाउंट रिसीव हुई इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस चीज़ को हम मान लेंगे। कैपिटल एसेट्स है कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में चेंज कर दिया गया। कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू द फर्म AOP BOI बाय द पार्टनर एंड द मेंबर्स एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस की गई, ट्रांसफ़र की गई फर्म AOP BOI के पार्टनर्स के द्वारा
तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लेंगे। कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एओपी टू द पार्टनर। कैपिटल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए एओपी ने एओपी बीए के लिए पार्टनर्स को, तो वो क्या चीज़ है, वो भी ट्रांसफर मान लेंगे। कैपिटल कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाए कैपिटल एसेट्स को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेट किया गया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ को बाय बैक किया गया स्लम्प से, पूरी बिजनेस को बेच दिया गया। वो सारी चीज़ें बेसिकली कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग। आप इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। इसके क्वेश्चन करेंगे हम स्टडी मैथ से। सो वीडियो अच्छा लगा आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।